नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास इस वीडियो में रेस सब जुडिस, जो कि एक लैटिन टर्म है और जिसका मतलब होता है मैटर अंडर द जज। सीपीसी की सेक्शन 10 या 10 जो है उसके अंडर ये आपको स्टे ऑफ सूट नाम की वर्डिंग से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कोर्ट में ए और बी के बीच में सूट जो है वो फाइल हुआ है। अब क्या करते हैं, ए और बी जो है उनको कहा गया है कि भाई आप दोबारा से उस केस में जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर दोबारा से कहीं और नहीं जाओगे, और अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको रोका जा सकता है उस केस के ट्रायल से। सेक्शन 10 के अंडर जो आपको रोका गया है वो सिविल कोर्ट में सूट के ट्रायल से रोका गया है। बाकी अगर आप चाहें तो किसी और तरह की प्रोसीडिंग में अपने इशू को डिस्कस या उसको एंटरटेन करवा सकते हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस वर्सेस सी परमेश्वर AIR 2005 के केस में डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास राधिका कोनल पारेख का केस, जिसमें कि कहा गया था कि जो रूल है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पर नहीं अप्लाई करता है, जैसे कि ऑलरेडी कह चुका हूँ, और ना ही ये प्रोहिबिट करता है कोर्ट को उस केस में जो कि पेंडिंग है, जिसको कि स्टे किया गया है या जिस पर सब जुडिस लगा है, उसको इंटरिम ऑर्डर पास करने से। तो जैसे कि इंटरिम ऑर्डर पास किए जा सकते हैं, और जो ट्रायल है उसको कहा गया है कि भाई ट्रायल नहीं हो सकता है। पर ये जो रूल है वो अपील और रिवीजन के केसेस में अप्लाई किया जाएगा, यानी कि अपील भी आपको ये कहा गया है कि एक ही जगह प्रेफर करें, और अगर आप सेम पार्टी सेम इशू दूसरी जगह प्रेफर करते हैं तो वहाँ पर भी आपका अपील या रिवीजन जो होगा उसका ट्रायल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस रूल यानी कि रेस सब जुडिस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो कोर्ट हैं उनको दो दो एडजुडिकेशन देने से या दो दो फैसले देने से रोकना, जो कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पर, सेम सब्जेक्ट मैटर पर, सेम पार्टीज़ के बीच में हो और सेम रिलीफ हो, उस चीज़ को रोकना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो कॉन्ट्राडिक्टिव वर्डिक्ट है उसको बचाना, कि भाई ऐसा नहीं है कि पहले केस में कुछ फैसला हो गया दूसरे केस में कुछ फैसला हो गया तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि लॉ की ये पॉलिसी है कि जो प्लेंटिफ है उसको एक लिटिगेशन में रखा जाए और उसको उसी लिटिगेशन में फैसला दिया जाए और उसी का उस पर प्रभाव पड़े। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है अवॉइड मल्टीपलिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि अलग अलग प्रोसीडिंग हो जाएंगी नहीं तो, अगर ये रूल ना होगा तो, है ना। एक सूट यहाँ चला हुआ है, दूसरा कहीं और चला हुआ है, तीसरा कहीं और चला है, और साथ में ये कन्वीनियंस भी होती है पार्टीज़ की। अगर आपका सूट एक जगह है तो आपको पता है कि भाई एक लिटिगेशन है, उससे ही मामला सॉल्व हो जाएगा, और उसमें ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, और उसी में आपको एडवोकेट जो है वो हायर करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा होंगे तो फिर आपको इनकन्वीनियंस एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों टू गिव इफेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा, यानी कि जो रेस जुडिकाटा है उसके रूल को इफेक्ट देने के लिए या उसको असर में लाने के लिए रेस सब जुडिस का होना बहुत ज़रूरी है। रेस जुडिकाटा मतलब जब कोई एक बार आपने कुछ डिसाइड कर दिया केस तो उसको दोबारा से रीओपन ना किया जाए, तो उसके लिए आपको रेस सब जुडिस का जो डॉक्ट्रिन है या रूल है उसका होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो है वो रेस जुडिकाटा डिसाइड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा लिटिगेशन होगी तो आप किसको अज्यूम करेंगे कि ये रेस जुडिकाटा है उसका, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भाई एक केस निपट गया दूसरा चला हुआ है, तो इस तरह से जो एडजुडिकेशन है उसमें ही अनसर्टेनिटी आ जाएगी और आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि भाई रेस जुडिकाटा कौन सा केस ऑपरेट कर रहा है या कब ऑपरेट कर रहा है। नो, इसमें दोस्तों एक और बात है जानने लायक कि जो सेकंड सूट होगा उसको डिसमिस्ड नहीं किया जाता है कोर्ट के द्वारा, यानी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि भाई मैं आपका जो ये सूट डाला है अपना दूसरा इसको डिसमिस करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका इस मुद्दे पर जो सूट है वो चला हुआ है, बल्कि इसको सिर्फ स्टे किया जाता है, यानी रोक दिया जाता है, इसका ट्रायल जो है वो नहीं होना दिया जाता है। इसीलिए इसको स्टे ऑफ द सूट जो है वो नाम दिया गया है सेक्शन 10 में देखा जाए तो। नो, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि इस सेक्शन की एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो उसमें सबसे पहले है कि दो सूट्स होने चाहिए, एक पहले होना चाहिए और दूसरा सब्सिक्वेंटली यानी कि उसके बाद होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो मैटर इन इशू है सब्सिक्वेंट या बाद वाले केस में वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू प्रीवियस सूट में, यानी जो पहला सूट है उसमें और जो दूसरा सूट है उनमें डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इशू होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह वो पूरी तरह से इशू उठाया जा रहा है दूसरी जगह नहीं उठाया जा रहा है, तो फिर इस सिचुएशन में ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो बोथ द पार्टी हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी दोनों पार्टी सेम होनी चाहिए, जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें भी और जो प्रीवियस सूट है उसमें भी। नेक्स्ट है फ्रेंड कि प्रीवियस सूट या फिर वो सूट जो पहले दाखिल किया गया है वो उसी सेम कोर्ट में होना चाहिए जिसमें कि सब्सिक्वेंट सूट होता है, या फिर प्रीवियस सूट यानी जो पहले सूट दाखिल किया है वो इंडिया के किसी टेरिटरी में हो सकता है,
या फिर वो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, यानी इंडिया से बाहर भी हो सकता है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू या एस्टेब्लिश्ड किया गया है, या फिर जो प्रीवियस सूट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कि जो प्रीवियस सूट होगा उसके अंदर कोर्ट जो होगा उसके पास ये जो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि वो रिलीफ वो दे सके जो कि सब्सिक्वेंट केस में क्लेम किया गया है ना, तभी वो सिमिलर होंगे। और अगर सब्सिक्वेंट केस में कुछ और क्लेम किया गया है और प्रीवियस केस उसको दे नहीं सकता है या रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता है, तो फिर उस केस में ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि दोनों पार्टीज जो कि दो सूट में फाइट कर रही है, उन दोनों सूट में उनका जो टाइटल है जिसके लिए वो फाइट कर रही हैं वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि सेक्शन 10 जो है उसके अंदर जो कोर्ट है उसके पास ये पावर होती है, या जो सेक्शन 10 है वो उसको इस पावर से वंचित नहीं कर सकती है कि वो जो सब्सिक्वेंट केस हो, यानी कि वो केस जो कि बाद में दाखिल किया गया है उसके जो मेरिट हैं उनको जज कर सके। और अगर उसे लगता है कि भाई ये जो सब्सिक्वेंट केस है इसमें एक लीगल रिलीफ या लीगल रेमेडी दी जा सकती है, तो फिर वो प्रोसीड करेगा, यानी आगे बढ़ेगा उसके साथ में एक और टेस्ट हो सकता है सेक्शन 10 को अप्लाई करने का। उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि भाई जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, यानी कि जो पहले सूट दायर किया गया है, क्या वो रेस्ट जुडिकाटा ऑपरेट करेगा सब्सिक्वेंट सूट के लिए। और अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली जो सब्सिक्वेंट सूट अगर फाइल किया जाता है तो उसको स्टे कर दिया जाता है या उसको रोक दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई जो पहला सूट है वो इनफ है। नेक्स्ट फ्रेंड इसमें ये भी कहा गया है कि जो कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है दोनों सूट को कंसोलिडेट करने का, यानी कि उन दोनों को एक ही सूट में कन्वर्ट करने का ऑर्डर भी जो कोर्ट दे सकता है। आगे इसमें कहा गया है कि डिक्री अगर कोई ऐसी पास कर दी जाती है जो कि सेक्शन 10 की वायलेशन करती है ना, तो वो नलिटी नहीं होगी और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो भी करवाया जा सकता है, पर उसके लिए कंडीशन है जो कि आगे है। कंडीशन जो है वो ये है कि भाई ये जो है सेक्शन 10 जो है एक रूल ऑफ प्रोसीजर है, तो इसको वेव भी किया जा सकता है। यानी कि अगर पार्टी चाहे, अगर वो ये चुनती है कि भाई हम जो हमारा फर्स्ट सूट है या प्रीवियस सूट है उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि जो सेकंड या सब्सिक्वेंट सूट है उसको हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो फिर उस सिचुएशन में जो अभी बात मैंने कही इससे पहले वो रेलिवेंट हो जाती है, तो फिर उसको जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और लास्ट में है फ्रेंड कि अगर सेक्शन 10 जो है सीपीसी की वो किसी वजह से अप्लाई नहीं हो सकती है, तो वो जो कोर्ट है उस सिचुएशन में वो 151 यानी 151 जो सेक्शन है सीपीसी की उसको अप्लाई करके जो जस्टिस जो है उसको प्रोवाइड करवा सकता है और जो सूट है उसको स्टे कर सकता है। ये जो है इनहेरेंट पावर होती है सीपीसी के अंदर। अगर आपने सीपीसी पढ़ी हो तो ये बहुत वाइड होती है और ये एक बहुत ही विस्तृत जो है एक डिस्क्रिशन कोर्ट को देती है। धन्यवाद।